तो आज हमारा जो मेन थीम है सिनोप्सिस की प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ फॉर योगा रिसर्च कि आप सभी लोग योगा में पीएचडी करने वाले हो, योगा में फ्यूचर में रिसर्च करने वाले हो, तो क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें इनफॉर्मल जो होती हैं वो चीजें नहीं पता होती, प्रैक्टिकल चीजें नहीं पता होती हैं, पता भी होती हैं लेकिन फिर भी ध्यान नहीं जाता है उन चीजों के ऊपर। बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं, है बहुत सिंपल ही लेकिन फिर भी ध्यान नहीं जाता है। तो आज उन्हीं चीजों का मैंने कलेक्शन बनाया है और आप लोगों के सामने रखी है क्लास आज की। तो सिनोप्सिस में सबसे बड़ा चैलेंज मतलब कि पहले मैं एक छोटा सा 1-2 मिनट आप लोगों से इंटरेक्शन कर लेता हूँ कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज वेरी डिफिकल्ट इन योगा रिसर्च एज पर योर नॉलेज। योगा रिसर्च में सबसे जरूरी किन चीजों पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनको हम इग्नोर करते हैं लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आज हम वही पूरी क्लास में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई गेस कर गुरुजी सकते हैं? टॉपिक हम्म। सर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग टूल्स डिसाइड करना, जो जिस एज ग्रुप पे लागू हो रहा है उसी टूल्स को उस पे अप्लाई करें, मतलब लें अपने उसमें। अलग एज ग्रुप का ले लेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा उस पे, मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगी कमेटी जो भी है। ओके, वेरी गुड। और आप लोग क्या सोच सकते हो? बाकी लोग सोचिए, मैसेज भी कर सकते हैं या सामने आ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। वैलिडेशन ऑफ द प्रैक्टिसेस। वैलिडेशन मॉड्यूल की बात आप कर रहे हो? ठीक है, वो मॉड्यूल अगर लिया तो वो तो कंपलसरी है, वैलिडेट करवाना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजों में वैलिडेशन नहीं जरूरत पड़ती। ओके, और बताइए। ठीक है, चलिए आप लोग तो नहीं बोल रहे हो, सर मैं ही आगे बढ़ता हूँ। सैंपल साइज क्या ठीक रखना है सैम। चाहिए? ठीक है, ओके। चलिए, मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? यस ठीक सर। है। जी सर। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैलेंज आप लोगों के सामने आने वाले हैं, ये कोई मैंने किसी बुक से नहीं लिया है। आज की क्लास कंडक्ट करने का मेरा कोई प्लान भी नहीं था, तो 1 बजे बैठे बैठे प्लान हुआ यार कर लेते हैं क्लास। तो बैठे बैठे आधे घंटे में ही आप लोगों के लिए पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के बेस पे सारी चीजें। कि अभी आप उस स्टेज पर हो कि आप लोगों को पता नहीं है कि क्या टॉपिक लेना है, किस बेस पे लेना है। जो छोटे छोटे जो चैलेंजेस आने वाले हैं, हम खाली चैलेंज पे डिस्कस करना है हमें। इन छोटी छोटी चीजों का अगर आपने अपनी सिनोप्सिस में ध्यान रखा तो आपका सारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा पूरी रिसर्च के अंदर। जैसे सबसे पहले चीज आती है टॉपिक को सिलेक्शन करने की। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक ले लेते हैं, सेलुलर लेवल पे, जीन जेनेटिक लेवल पे, जीन लेवल पे, यानी एटम्स लेवल पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बहुत डीप में भी चले जाते हैं। अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। तो उसके पीछे आपका भी बैकग्राउंड होना चाहिए। ध्यान रखिए कि टारगेट जो हमारी मंजिल बहुत अच्छी हो। ठीक है, अच्छी बात है, मंजिल टास्क बहुत अच्छा देना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन अगर उस टास्क तक पहुंचा ही ना जाए तो ऐसे सपने का कोई फायदा भी नहीं है। प्रैक्टिकल दुनिया में जियो, हवा में तीर कभी मत चलाओ। जो चीज पॉसिबल हो सकती है उन्हीं चीजों पे काम करो। आपका क्या बैकग्राउंड रहा है?
मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगा कि आप तो मेडिकल लाइन के नहीं हैं, आप तो इसके नहीं हैं, बिल्कुल डिस्करेज, मेरा पॉइंट वो पर्पज मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मेरा पर्पज यहाँ पे आपको आपका लेवल दिखा देना है कि आप किस लेवल पर हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो जिनका कोई साइंस से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन इतने बड़े बड़े टॉपिक ले लेते हैं और उसकी चैलेंज उनको पता ही नहीं है। उसका चैलेंज क्या है, कार्डियोलॉजी का टॉपिक ले लिया है और भैया कार्डियोलॉजी में फिर आर्टरियम, वेंट्रिकल, वेन्स, ठीक है, वॉल्स, ठीक है, उनके न्यूरॉन्स, ये चीजें पढ़नी पड़ेगी, मायोकार्डियल वॉल, मायोकार्डियल जो सेल है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इतना तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं भैया ये भी होगा। तो बिना सोचे समझे टॉपिक को ले लेते हैं और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम फेस करते हैं, बाद में फिर छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा पीएचडी से भी बैक करते हुए, बहुत बच्चे पीएचडी से बैक हो जाते हैं। 2-3 साल दिए उसके बावजूद भी पीएचडी पूरी नहीं की उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको अपना खुद का लेवल ही नहीं पता, खुद की स्ट्रेंथ नहीं पता। आपका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड का मतलब आपकी कमांड क्या है और आपका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं सर आप बता दो, भैया मेरा इंटरेस्ट कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है। हाँ, मेरा एक आइडिया लो और उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढो। या फिर आपका कोई साथी है, आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, आपके फैमिली मेंबर्स हैं बहुत क्लोज, जो हर हालत में आपकी हेल्प करेगा, उस पर भी ट्रस्ट करके एक टॉपिक लिया जा सकता है। लेकिन औरों पे ट्रस्ट करने से पहला हमेशा खुद का ट्रस्ट देखो। और कोई हेल्प करने नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन, ठीक है, वाइवा आपको खुद फेस करनी है, कोई नहीं आएगा कि मेरे तो उस डॉक्टर से जान पहचान है वो मेरी हेल्प कर देगा, वो कर दे। प्रेजेंटेशन तो अकेले ही देनी है, वो कैसे दोगे जब तक उसकी नॉलेज नहीं है तो आपको। तो पहली चीज अपना लेवल देख करके टॉपिक को आपको लेना है। ठीक है, अब जो भी टॉपिक लिया वो ध्यान देना है सेकंड पॉइंट के ऊपर कि रियल में योगा इसमें हेल्प करने वाली है कि नहीं हेल्प करने वाली है। एक तरीके से बैकग्राउंड हम उसमें देख लेते हैं कि ऑलरेडी काम हुआ है या नहीं हुआ है, अगर मैं नॉर्मल वर्ड्स में अगर बात करता हूं तो। या फिर आपको क्या नया कंट्रीब्यूट कर रहे हो इसके अंदर, जो ऑलरेडी चीजें हो चुकी हैं उसे में ही अपना एक पे एक चीजें और उसमें घुसा रहे हो, तो स्टडी तो हो जाएगी लेकिन क्या वो एक्चुअल सोसाइटी के लिए यूजफुल होगी? ना तो यूजफुल होगी और ना ही फिर वो कोई इसको एक्सेप्ट करेगा। तो कुछ एक स्पेसिफिक होनी चाहिए चीज, कुछ हटके होना चाहिए, कुछ कुछ नया दिखाई देना चाहिए आपके टॉपिक के अंदर कि आप जरा वो सिचुएशन आप फेस करो। आप बस एज ए एग्जामिनर की तरह सोचो कि आपकी खुद की यूनिवर्सिटी है या आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो और आपको 2-3 बच्चे सिलेक्ट करने हैं अपने नीचे। मान लो आप गाइड बनोगे, आपको अपने नीचे सिलेक्ट करना है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? कुछ ना कुछ एक नया देखोगे भैया, सभी आ रहे हैं वही बोरिंग बोरिंग टॉपिक सामने रख देते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कंसेप्ट वगैरह उनको कुछ क्लियर नहीं है। सामने 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से 2 बच्चे उनको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि इतनी सीट्स होती नहीं है पीएचडी में, अप्लाई 100 लोग करते हैं और सिलेक्शन सिर्फ 1 या 2 बच्चे का होता है। तो वो 2 बच्चों में कुछ तो खूबी होंगी जिनका सिलेक्शन होगा। तो वो यूनिकनेस आपको अपने अंदर लेके आनी है कि आप उन 2 बच्चों में से बने जो 100 बच्चों में से 2 आप सिलेक्ट हो जाओ वहां पे। तो कुछ एक ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजी हो कि वो जो टीचर है वाइवा वाले दिन मॉर्निंग के 8 बजे से शुरू कर देते हैं और 5 बजे तक इवनिंग तक कंटिन्यू चलता है उनका इंटरव्यू। हर 5-10 मिनट में नया बच्चा आता है, अपने बारे में बोलता है चला जाता है, बोलता है चला जाता है, बोलता चला जाता है। तो वो 5-10 मिनट ही आपके पास अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। वो 5-10 मिनट में आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आप बहुत अच्छे करते हुए भी वो आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए या अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए तो सिलेक्शन नहीं होता कभी भी।
तो वो प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है आपकी, ठीक है। कुछ ना कुछ, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं, जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं उनको कई सालों का एक्सपीरियंस है। वो 1 मिनट में पता लगा लेंगे कि इस बच्चे ने एक्चुअल में काम किया है और इस बच्चे ने कॉपी पेस्ट किया है और चोरी छुपे काम किया है। एक्सपीरियंस लोग जल्दी पहचान लेते हैं। तो आपके टॉपिक के अंदर वो यूनिकनेस होनी चाहिए, जो दिखते ही एकदम से लगे अरे कुछ तो कहाँ है यार इस टॉपिक के अंदर, उसकी खुद की क्यूरियोसिटी बढ़ जाए कि अरे कुछ तो किया इसने, कुछ नया है, उसकी भी एक बढ़ जाए क्यूरियोसिटी, कुछ ना कुछ मुझे भी नया मिलेगा इससे अगर मैं डिस्कस करता हूं तो। बिल्कुल आपका एम एकदम से क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका टाइटल और एम और इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, टाइटल एम ऑब्जेक्टिव, अगर ये दोनों क्लियर नहीं है आपका तो कितना ही कुछ भी काम कर लो, आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते हो। कितने रिसर्च पेपर पढ़ लो, अपने आप को आपको पता होना चाहिए आपका एम क्या है, क्यों आप ये स्टडी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए ये चीज, आपका गोल। हाँ वो आई एग्री विद इट कि विद इन टाइम इट मॉडिफाई, इट्स कॉमन, टाइम के साथ बदलता है, बट कुछ ना कुछ एम के बिना, क्योंकि बिना एम के, बिना टाइटल के कभी कीवर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे और बिना कीवर्ड्स के राइट पेपर तक आप कभी नहीं पहुंच पाओगे। पबमेट पर तो लाखों करोड़ों पेपर हैं, लेकिन आपके काम के कौन से हैं वो एग्जैक्ट कीवर्ड से ही पता चलेंगे, राइट कीवर्ड आपके क्लियर जब आपका एम होगा तब पता चलेगी। और एम कॉमन है, हर इंटरव्यू में कॉमन पूछा जाता है, व्हाट्स योर एम, व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव्स, बताओ। तो ये सभी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की है इस चीज में। अब इसके बाद में आता है आपका एंशिएंट और साइंटिफिक लिटरेचर। एंशिएंट जो है हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, हमारे योग के ग्रंथों में, वेदों में, उपनिषदों में, भागवत गीता में, हठ योग में, हठ योग के अलग अलग टेक्स्ट में कहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वो चीजें आपको उंगलियों पे टिप्स पे याद होनी चाहिए। उस टॉपिक से रिलेवेंट, जरूरी नहीं होता कि वो एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी आपको वहां पे मिले, ये कोई जरूरी नहीं है, एग्जैक्ट तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदों की उस समय कुछ और चीजें बोली जाती थी, आज कुछ और बोली जाती है, लेकिन कुछ ना कुछ वो रिलेवेंट होना चाहिए। वो रिलेवेंट श्लोक आज आपको टिप्स पे याद होने चाहिए जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है, वो है एंशिएंट लिटरेचर। और साइंटिफिक लिटरेचर, इसके लिए तो भैया आपको पबमेड पे जाना ही पड़ेगा साइंटिफिक लिटरेचर के लिए, बिना इसके आप रिसर्च में आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हो। और इसके बाद एक जरूरी आ जाता है सर्वे। जब आप सिनॉप्सिस राइटिंग शुरू करेंगे ना तो आपको कोई ना कोई चीज बेस लेनी पड़ती है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लेंगे, ये वैसे मैंने इसको पॉइंट, दोनों पॉइंट को अलग अलग कर दिया है, हालांकि दोनों एक में ही आएंगे चीजें। मतलब कि हम बताएंगे कि हम यही टॉपिक हम क्यों ले रहे हैं, व्हाई आई वांट टू डू रिसर्च ओनली मायोपिया, ओनली कैंसर, ओनली सेल एजिंग, ओनली एंटीऑक्सीडेंट, ओनली मेटाबॉलिज्म, कोई भी हमारा जो भी चीज हमने ली है क्यों ले रहे हैं, सपने में आया और ले लिया, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे अच्छा लगता है मैंने ले लिया, ऐसे नहीं होता कभी भी रिसर्च में। ठीक है, शुरुआत में आपने अपनी क्यूरियोसिटी थी, आपका इंटरेस्ट आपने सिलेक्ट किया, अब उससे रिलेटेड सर्वे पढ़ो, या जो भी पॉपुलेशन आपने ली है, बच्चों की पॉपुलेशन है, पढ़ो। अगर आपका मान लेते हैं स्ट्रेस के ऊपर आप काम कर रहे हो, ठीक है, बच्चों में स्ट्रेस पे क्या सर्वे हैं, इंडिया के क्या सर्वे हैं, कोशिश करना इंडिया की सर्वेज पे ज्यादा जाने की। इंडिया में अगर ना मिले तो उसके बाद बाहर जाना, फर्स्ट प्रेफरेंस यहीं की रखो। और इंडिया में भी वेरी करता है, साउथ इंडिया अलग होता वेरी करता है, नॉर्थ इंडिया अलग वेरी करता है। जितना पर्टिकुलर से पर्टिकुलर आप जा सकते हो वहां पे आप जाइए।
और बहुत सारे लोग ना मिक्स कर देते हैं, काम वो कर रहे हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर और सर्वे ले लेते हैं नर्सिंग वालों का, सर्वे ले लेते हैं आईटी वालों का, तो वो सर्वे यूजफुल नहीं है आपके लिए। मेडिकल वालों का सर्वे अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, नर्सिंग वाले बच्चों का अलग लाइफस्टाइल है, योग वाले बच्चों का अलग लाइफस्टाइल है। तो जो आपका पॉपुलेशन है, ये चीजें एम से क्लियर होंगी। अगर आपका एम क्लियर है मतलब आपकी पॉपुलेशन भी क्लियर है कि किस पॉपुलेशन पे आपको वर्क करना है। उसके बाद उस पॉपुलेशन से ही आपको सर्वेज निकालने हैं कि डायबिटिक लोगों पे काम कर रहे हो तो भैया ठीक है, साउथ इंडिया में डायबिटिक पे क्या सर्वे हुआ है, बच्चों पे काम करना है तो बच्चों में क्या सर्वे हुआ है, क्या रिजल्ट निकला है, कितने परसेंटेज बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तभी तो आप उनको बताओगे ना, देखिए ये डेटा है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई वांट टू डू स्टडी ऑन डायबिटीज। सो यू हैव टू गिव टू सॉलिड एविडेंस ना before starting any research. Without giving solid evidence you cannot move further. So for the solid evidence you need survey, and that should be published in well journal, अच्छी जो नामी जर्नल्स में वो चीजें पब्लिश होनी चाहिए। इसलिए मैं ऑलवेज पबमेड को सजेस्ट करता हूँ। गूगल में बहुत सारी कचरा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ऑथेंटिक नहीं है, कई चीजें ऐसी हैं, इसलिए पबमेड पे ही जाइए। वहां की ऑलमोस्ट 95% सभी चीजें ऑथेंटिक ही मिलेंगी आपको। ठीक है, हाँ निशा मैडम कुछ बोल रही हूँ। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे 5 से 7% ही अगर कोई मिल रहा है डिसीज का, सर्वे में आया कि इतने ही लोग हैं, तो भी ले सकते हैं ना हम उसको? लेकिन कोई ना ले सकते हो, कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, यानी कि लगना चाहिए कि हाँ एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है बच्चों में। ओके। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो ले क्यों रहे हो आप, काम क्यों कर रहे हो जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो। अब मान लो कि आप काम करना चाहते हो, मान लो आप हंगर के ऊपर काम कर रहे हो, आपने देखा कि लेकिन सर्वे में अच्छे से जो कंक्लूजन आया और सर्वे में ये पाया गया बच्चों की तो हंगर बिल्कुल सही है, मेडिकल बच्चों की तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर आप उन पे काम क्या करोगे जब उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, कुछ भी नहीं आएगा, तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी ना। ठीक है, इसलिए उनकी प्रॉब्लम जी पहले सर। देखो साइंटिफिकली एक्चुअल में। हाँ रवि सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। सर ये जो आपने सर्वे का बताया तो ये हम नीड ऑफ स्टडी में ही इंक्लूड करेंगे या फिर बिल्कुल बिल्कुल, नीड ऑफ स्टडी में ये पॉइंट्स होंगे। मैंने अभी ये थोड़ा सा अनसिस्टमेटिकली लिखा है, ओवरऑल मैंने लिखी है चीजें। इसमें जी आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, नीड ऑफ स्टडी, हाइपोथेसिस, एम, ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजों को मैंने एक में ही यहाँ पे मिक्स कर दिया। सिर्फ मैंने चैलेंजेस बताए हैं आपको, जी ये सर। चीजें पूरे करो, आपकी सिनॉप्सिस वर्क बहुत इजी हो जाएगा अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम कर लिया तो, जो आज मैंने बनाए हैं यहाँ पे। जी सर। तो पॉपुलर मैगजीन्स जैसे इंडिया टुडे वगैरह, इनमें जो सर्वेज निकलते हैं क्या मैगजीन का तो कोई मैगजीन की कोई वैल्यू नहीं है रिसर्च में, ठीक है। मैगजीन ओके सर। न्यूज़पेपर भूल जाओ। मैगजीन न्यूज़पेपर चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, कोई वैल्यू नहीं है रिसर्च में उसकी। जर्नल्स, सिर्फ और सिर्फ जर्नल्स की वैल्यू है रिसर्च में, जर्नल से ऑथेंटिक और कुछ नहीं है। ठीक है? हाँ गिरिराज सर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यूजीसी की वेबसाइट पे जाकर के हम लोगों को सारे जर्नल जो ऑथेंटिक है उनकी सबकी लिस्ट होती है, वो वहां से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पबमेड में जो पब्लिश है ना सर, जो पबमेड के अंदर इंडेक्स्ड है जर्नल, जी जी जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना पबमेड से स्कोपस पेपर तो है उठाओ। ही उसमें सारा। पबमेड स्कोपस में जो पेपर पब्लिश सब है। हुआ है वो ऑथेंटिक ही है, वो करेक्ट। अलग से मेहनत करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको गूगल में, लेकिन मेहनत करने की नीड पड़ेगी, इसलिए मैं गूगल स्कॉलर को मना करता हूँ। ओके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। ठीक है भैया, अब आपका आपने सर्वे ले लिया, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से आपने, कि बच्चे किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको बहुत ही आपने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया। हाँ एक लास्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी शायद निशा मैडम का, मैं मुझे याद आ रही है वो चीजें भी यहाँ पे,
तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, सिनॉप्सिस राइटिंग के दौरान में एक एक बहुत बहुत सारी लाइनों का एक रेफरेंस दे देते हैं। रिसर्च में ऐसा नहीं करो कभी भी, 1 2 मैक्सिमम 3 लाइन, इससे बड़ा स्टेटमेंट कोई नहीं होता। 10-12 लाइन का एक रेफरेंस दे रहे हो, दैट इज नॉट गुड। ध्यान रखिए, 2-3, इससे बड़ा नहीं रेफरेंस देना। तो इसके बाद नया अगला रेफरेंस आ जाएगा, या फिर उसी को बाद में रिपीट किया जा सकता है, उसी रेफरेंस को, सेम रेफरेंस यू कैन रिपीट। बीच में कोई और डाल दिया, उसके बाद में फिर उसको डाल दिया, सेम यू कैन रिपीट डू। ओके, अब जो भी आपने प्रॉब्लम ले ली, मान लेते हैं हम यहाँ पे हमने डायबिटीज की प्रॉब्लम हम लोगों ने ले ली कि यू आर इंटरेस्टेड इन द डायबिटीज एंड योर एरिया की हाउ ओके अजमेर सिंधरासना हेल्प्स इन डायबिटीज प्रॉब्लम। ओके, अब डायबिटीज सुनने में तो बड़ा आसान लगता है भैया, ठीक है डायबिटीज पे काम करेंगे, हाइपरटेंशन पे काम करेंगे, लेकिन उनकी डिटेल आपको जाननी बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ पे बाहर से चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती है, अंदर जानी चाहिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब उनके बारे में डीप स्टडी करनी पड़ेगी आपको। एक्चुअल में जो भी प्रॉब्लम आपने ली है, जो भी प्रॉब्लम ली है वो क्यों होती है। हालांकि उसका सिनॉप्सिस राइटिंग में बहुत ज्यादा रोल नहीं होता इतना, बट यू हैव टू नो, यू हैव टू नॉलेज अबाउट दैट। और राइटिंग में भी वैसे लिखी भी जाएंगी कुछ चीजें, बट ये चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको बताया नहीं जाता, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें आपकी क्लियर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप आगे बढ़ जाओगे यानी कि वो वाली हालत हो जाएगी कि 10 मंजिल का टावर बना दिया आपने और उसका जड़ है ही नहीं, नींव है ही नहीं, तो वो टावर इतना ऊंचा बंद हो जाएगा, आप गिर जाएगा बिना नींव के। अगर आपको सॉलिड चीज तैयार करनी है तो जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन का पूरा लाइफस्टाइल आपको पता होना चाहिए। बच्चे हैं, अगर हॉस्टल के बच्चे लिए हैं तो पूरे हॉस्टल की आपको जानकारी, हॉस्टल्स में होता है। ये छोटी छोटी चीजें लिखनी नहीं है, लेकिन यू हैव टू नो अबाउट दैट, तभी आप एक प्रॉपर एक कंक्लूजन पे आप पहुंच सकते हो। इसी तरीके से प्रॉब्लम, उनके कॉज क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, और तो और सीजनल इफेक्ट भी आपको पता होने चाहिए। आयुर्वेद में तो चीजें क्लियरली चीजें बताई गई है, वात पित्त कफ, अलग अलग सीजन में वात डोमिनेंट होता है, पित्त डोमिनेंट होता है, कफ डोमिनेंट होता है। तो ये चीजें अब आप अपना माइंड यूज करके बताओ, जो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ ये चीज आपको कहाँ काम आएंगी सिनॉप्सिस में। देखता हूँ कौन पहुंचता है उस पॉइंट के ऊपर। सीजन सर इंट्रोडक्शन में योगा हाँ। मॉड्यूल। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। मॉड्यूल में जहां पे हमें ये देना होगा कि अगर हम एक तो है कि हम योगा मॉड्यूल को हमने दे दिया नॉर्मली, लेकिन अगर हम वहां पे और भी स्पेसिफाई कर देते हैं, इस सीजन के अंदर ये मॉड्यूल, इस सीजन के अंदर ये मॉड्यूल, इस सीजन के अंदर ये मॉड्यूल, तो उसकी क्वालिटी अपने आप ही कई गुना बढ़ जाएगी ना। ओके, अब आप योग निद्रा दे रहे हो सर्दियों के अंदर, नॉर्थ में तो सर्दी इतनी ज्यादा होती है अपने यहाँ पे, तो लगता है वो रिजल्ट हमें मिलेगा जो रिजल्ट हमें गर्मियों में मिलना चाहिए था। मतलब कि बहुत टाइप्स के कंफाउंडिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, बहुत टाइप के, हजारों प्रकार के कंफाउंडिंग फैक्टर आ जाएंगे। अब वो मुझे लगता नहीं है हर एक इंस्टीट्यूट में एसी इन्वायरमेंट होगा जो टेम्परेचर को मेंटेन करे, ऐसा बहुत कम है अपने यहाँ पे। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिकल चीजें सोचनी चाहिए। या तो आप पूरा सॉलिड हो, मैं एसी हॉल में कराऊंगा, टेम्परेचर कम होगा तो बढ़ा दूंगा, बढ़ेगा तो कम कर लूंगा, या तो उस स्टेज पे आप हो, वो स्टेज पे मुझे लगता नहीं एक का दो का कोई होगा।
नहीं है तो फिर आपको ये चीजें सोचनी चाहिए, सीजनल भी सोचना है आपको। चैलेंज इनको बोलते हैं, चैलेंज इन द प्रैक्टिकल डेटा कलेक्शन। जो डेटा कलेक्ट करने जाओगे तो उसमें क्या क्या चैलेंज आपके सामने आने वाले हैं। बच्चों पे आप काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों के एग्जाम कब होने हैं। अगर आपको ये नहीं पता बच्चों के कब एग्जाम होंगे, कब बच्चों की छुट्टी पड़ने वाली है, गर्मियों की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, पूरी रिसर्च आपकी खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी, कंप्लीटली। तो ये चैलेंज आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, छोटी छोटी बातें हैं याद रखने की होती हैं कि जैसे कि अब बच्चे नए सेमेस्टर में एंटर कर रहे हैं, कुछ अलग चैलेंजेस होंगे, या स्कूल की साइड से तो कोई और प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है बच्चों को, फेयरवेल के लिए ऊपर उनके ऊपर प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है। ये सभी चीजें कंफाउंडिंग फैक्टर में आती है। तो उन सब आप सब लोगों को वो चीजें लिस्ट तैयार कर लेनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है फ्यूचर के अंदर, और उनका सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए। पहले इनको लिखो। मुझे पता है सोचते आप सभी लोग हो, और सोचता एक बार सोचते फिर भूल जाते हो उन चीजों को जब तक आप राइटिंग में नहीं करोगे। जरूरी नहीं है कि उन चीजों को आप सिनॉप्सिस में मेंशन करो, बट यू हैव टू नो प्रॉपरली, यू हैव टू नो। अब जो भी चीज हमें ली है, अभी मैंने यहाँ पे डायबिटीज का एग्जांपल लिया है, तो ये बात श्योर है अगर आपने डायबिटीज ली है तो डायबिटीज से रिलेटेड जो हमारा जो ऑर्गन है पेनक्रियाज, उसकी पूरी की पूरी आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं टिक पाओगे। कौन कौन सी जूसेस वहां से सेक्रेट होते हैं, उसका क्या काम होता है, कितना साइज होता है, क्या सेल होती है उसकी, कैसे वर्क करती है, बच्चों में क्या होता है, बड़ों में क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ग्लूकोज का भी काम आएगा, ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म का भी काम आएगा। उन चीजों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कि जो भी टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक से रिलेवेंट जो जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसकी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव इन रिसर्च। हाइपोथेसिस लिखो, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार जब हम लिखना जब शुरू करते हैं ना, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती हमें। हमेशा ये हैबिट बनाओ रिसर्च में, आप सोचो मत। सोचते सभी लोग हैं, सभी लोग सोचते हैं, लेकिन सोचे हुए को लिखते बहुत कम है, और जो लोग लिखते हैं वही लोग रिसर्च में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि इतने रिसर्च पेपर आप पढ़ोगे, इतनी चीजें पढ़ोगे, आपका माइंड खुद पजल हो जाएगा। इसीलिए जो भी अच्छी चीज मिलती है तुरंत उसको नोट डाउन कर दो, अपने कॉपी में कर दो, लैपटॉप में कर दो, तुरंत नोट डाउन कर दो, नहीं तो भूल जाओगे, स्किप हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। बस ये याद रहेगा कि पढ़ा था, कुछ ऐसे ऐसे था, लेकिन क्या था वो आप भूल जाओगे, फिर सारी मेहनत दोबारा से आपको करनी पड़ जाएगी। जब भी कोई भी चीज आती है तुरंत उसको नोट डाउन कर दो। जितने भी टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं हाइपोथेसिस की, 2 4 5 10 जितने भी हैं लिख डालो, बाद में उसको स्क्रीन कर दो। डेटा को कम किया जा सकता है, बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। ध्यान रखो इस चीज को, बट एक्स्ट्रा चीज हमेशा फायदा ही होती है, उसको तो 1 मिनट में कट कर किया जा सकता है, लेकिन कम को बढ़ाना बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल फील्ड के ऊपर। प्रैक्टिकल हम चले गए, अब हम अपना डेटा के ऊपर आ गए। हमारा टॉपिक फाइनल हो चुका है। ठीक है, और टॉपिक फाइनल होने के बाद में हमें डिजीज के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है, सर्वे भी पढ़ लिया है। अब प्रैक्टिकल आ गए, सोर्स ऑफ द स्टडी। जल्दी बताइए इसका मतलब क्या होता है सोर्स ऑफ द स्टडी। मैंने कई बार पहले भी पढ़ाया आप लोगों को।
सोर्स ऑफ द स्टडी, पूरी क्लास से पूछ रहा हूं मैं, इसका मतलब कहाँ से हम वेरिएबल लेंगे? सर जहाँ से कौन सैंपल्स वेरिएबल ले रहे हैं, होंगे? वेरिएबल्स ले रहे वेरी हैं। गुड, वेरी गुड। और ये पीएचडी में बहुत ध्यान रखने की चीज है, ध्यान रखिए भाई, बहुत ध्यान रखने की चीज है ये, सैंपल कहाँ से ले रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज तो बाहर ही नहीं जाने देती, या फिर वो जो सैंपल है आप हेल्दी पार्टिसिपेंट्स ले रहे हैं या आपको हॉस्पिटल लेना है, तो हॉस्पिटल कहाँ का है, कौन सा हॉस्पिटल होगा, या कम से कम आपको एक अजम्पशन तो होना चाहिए यहाँ पे है ये हॉस्पिटल, उसमें बात करो, उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। चेक करो वहाँ कितने पेशेंट्स आते हैं, वो पेशेंट्स एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। जितना आपका एस्टिमेट है उससे डबल ट्रिपल वहां होने चाहिए। मान लो आपको 100 लोग चाहिए, अगर वहां पे 300-500 लोग आते होंगे तब आपको 100 लोग मुश्किल से मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल चैलेंज है ये। स्टार्टिंग में तो 500 में से 300 लोग मिल जाएंगे और 200 लोग बीच में छोड़ के भाग जाएंगे। 200 क्या 250 भाग जाएंगे, 50 ही बचेंगे लास्ट में। इट्स कॉमन, इसीलिए पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्टडी है उसमें कितने लोग लेने हैं आपको। उसका कंक्लूजन मैंने बताया, जी पावर से आप एस्टिमेट कर सकते हो वो चीज, ठीक है। और वो कहाँ से मिलने वाले हैं, एक दो जगह पे आप बात भी करो, स्कूल में, कॉलेज में, अगर मैं फ्यूचर में ऐसे स्टडी करना चाहूँ तो विल यू प्रोवाइड मी। जो आपके कॉन्टेक्ट है उनको यूज करो। अब ले ना ले बात अलग है, लेकिन एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा उससे, या इंटरव्यू में भी आप सॉलिड तरीके से बोल पाओगे। आई विल सिलेक्ट दैट स्कूल, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द मैनेजमेंट। सो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा। फिर स्कूल वाले भी कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों की प्रॉब्लम शेयर करेंगे आपको, उससे आपकी क्लैरिटी बहुत बढ़ जाएगी, चीजों की बहुत ज्यादा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। और हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि हम गलती क्या करते हैं, क्योंकि हम योगा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और ज्यादातर बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे ले लेते हैं। अब वो बच्चे ऑलरेडी योगा कर रहे होते हैं, उनको आप और चीजें दे रहे होते हैं, वो अपने आप में एक पजल है कि भैया वो तो भैया अपनी एमए के दौरान खुद के रेगुलर योगा करते ही हैं, उन्हीं बच्चों को आपने मेन अपना सैंपल बना लिया। तो लगता है आपको वो रिजल्ट मिल पाएगा जो फ्रेशर बच्चों में मिलना चाहिए था। हमेशा कोशिश करो फ्रेशर बच्चे लेने की, वो कंफाउंडिंग चीजें हट जाएंगी। क्या पता उनको बेनिफिट वो जो उनका यूनिवर्सिटी का टीचर प्रैक्टिकल क्लास के अंदर जो करवा रहा है, क्या पता उससे वो बेनिफिट मिल रहा हो, आपके इंटरवेंशन का उसमें कोई रोल ना हो, तो आपकी स्टडी तो खराब हो गई ना, सारी प्लानिंग सारी चीजें पूरी खराब हो जाएंगी, फ्लॉप। इसीलिए कोशिश करो जो नॉन योगा बैकग्राउंड की चीज बच्चों को लेने को, जिनको वैसे योगा पता हो लेकिन वो करते ना हो रेगुलर में। ऐसी पॉपुलेशन ऑलवेज विल गिव यू समथिंग। और जर्नल्स भी उसकी वैल्यू करती हैं, जब जर्नल्स में पेपर पब्लिश कराने जाओगे तो कि वे सिलेक्टेड नॉन योगा पार्टिसिपेंट्स, उसमें आप एक्सक्लूसिव में डालोगे जो 6 महीने से योगा नहीं कर रहे थे, उन बच्चों को हम लोगों ने लिया है। उन लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी योगा के बारे में, हमने उन बच्चों को लिया है। क्यों? क्योंकि जो नॉन योगा प्रैक्टिशनर बच्चे होंगे वो 100% आपको फॉलो करेंगे। और जो योगा वाले बच्चे हैं, जैसे मैं आपको ही बोल दूं कि आप लोग मेरे सैंपल बन जाओ और मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे, ईगो लेवल सबका अपना अपना होता है, ये तो बेकार करा रहा है, मैं इससे अच्छा करा सकती हूँ, मेरा तो टाइम खराब हो रहा है यहाँ पे। तो योगा वाले बच्चों में ये चैलेंज आपको मिलेंगे, इसीलिए उन बच्चों को आप लो ही मत सैंपल, नॉन योगा वालों को लो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे इस टाइप की कंफाउंडिंग फैक्टर्स आने की। ओके, तो बात करो, 2-3 जगह पे बात करके रखो,
ऐसे ऐसे मेरा प्लान है, हॉस्पिटल्स में विजिट करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में विजिट करो, परमिशन मिल जाती है स्कॉलर्स को, मिल जाती है, ठीक है, 1-2 बार जाओ फील्ड के अंदर, पता चलेगा। अब आ गए हम, हमारा कॉलेज सिलेक्ट हो गया, हॉस्पिटल सिलेक्ट हो गया कि उस हॉस्पिटल से हमें डेटा लेना है। अब आ जाओ पर्टिकुलर पेशेंट्स के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, जिन पे हमें काम करना है, उनकी पूरी डिटेल, पूरा लाइफस्टाइल आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे पीछे एक बड़ा क्वेश्चन आया था, एक कोई था मेरा फ्रेंड, वो प्रेग्नेंट लेडी पे काम करना चाह रही थी वो, ठीक है। अब प्रेग्नेंट लेडी पे काम करना है, ठीक है। पहली बात तो भैया इतनी सारी लेडीज आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगी। चलो ठीक है, हॉस्पिटल में आपको डेटा मिल गया। अब हॉस्पिटल में मिल गया तो उन सब का जो टाइमिंग भी अलग अलग होगा। आपके अकॉर्डिंग तो सभी लोग एक साथ बच्चा नहीं करेंगे। अब कोई 1 महीने का, कोई 2 महीने का, कोई 5 महीने का है। देखो मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल सोचना सीखो, हवा में तीर मत चलाओ। अब आपका टारगेट है 3 महीने की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अब जो है हॉस्पिटल में मान लेते हैं कि 500 लेडीज हैं जो प्रेगनेंसी के लिए अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रही हैं, लेकिन वो 500 आपके लिए यूज नहीं है। आपका टारगेट तो 3 महीने की पॉपुलेशन है, जो 3 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या पता 50 हो, तो आपका तो वही हुआ ना, 50 लेडी हुई आपके लिए, तो 500 तो नहीं है, 450 तो बेकार है आपके लिए। अब उन 50 में भी कितने लोग रेगुलर रहने वाली हैं, उन उन चीजों के ऊपर भी आपको सोचना है, वर्क करना है डिटेल्स में, डीप में, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड की प्रॉब्लम आएगी आपको, ये चीजें सोचना है। वो किस वातावरण, जैसे बच्चों पे आप लोग ज्यादा काम करते हो, क्योंकि हम सभी लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो पहली थिंकिंग बच्चों पे ही जाती है। अब पता होना चाहिए कि वो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है कि बाहर रह रहा है, हॉस्टल का खाना खा रहा है, खुद बना के खा रहा है, या अपने घर का खाना खा रहा है। तीनों कंडीशन अलग है, तीनों के तीनों अलग है। हॉस्टल में एक अलग ही माहौल होता है खाने का, खुद बना रहे हैं, आधे टाइम खाएगा आधे टाइम नहीं खाएगा, क्योंकि खुद बनाना है, आधे टाइम बाहर खाएगा। तो वो चीजें आपके डेटा पे तो इफेक्ट डालेगी ना। घर का खाना वो बिल्कुल अलग होती है चीजें। इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपके सब्जेक्ट्स का लाइफस्टाइल क्या है, होमोजेनिटी होनी चाहिए। आपने 50, आपने 100 लोग लिए हैं, वो सारे के सारे सेम चीज को फॉलो करने चाहिए। या तो वो सारे के सारे बच्चे हॉस्टल के हों, या वो सारे के सारे बच्चे घर से खाना खा रहे हों, घर पे रहने वाले हो, घर से अप डाउन करने वाले हों। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सॉरी, सिलेक्शन क्राइटेरिया, हमेशा मैं बोलता हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको रखना चाहिए। चाहे छोटा सा क्वेश्चनर रखो, चाहे वो हाइट और वेट रखो, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपको देना बहुत जरूरी है। उससे डेटा में होमोजेनिटी आती है। होमोजेनिटी आप लोग समझते हो क्या होता है, बताएगा कोई? व्हाट इज होमोजेनिटी और व्हाट इज हेट्रोजेनिटी? सर एक जैसे सिम्टम्स वाले जो हमको लेना है, उसमें एकता लाई, क्या चीज हम लेना चाह रहे हैं? वेरिएबल्स में वेरी सिमिलैरिटीज, एक तरह से कुछ चीजों में, कुछ एस्पेक्ट्स में सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। वो होमोजेनिटी है। हेट्रोजेनिटी जिसमें कुछ डिफरेंस हो वेरिएबल्स में। एक जैसे आपने एग्जांपल दे बताया सकते अभी हैं फूड हिमांशु का, मैम? या जैसे आपने फूड बताया अभी कि अलग अलग फूड होगा तो हेट्रोजेनिटी होगा। अगर हम सारे वेरिएबल कोई ले रहे हैं सैंपल, उसमें जो स्टूडेंट है वो अगर चाहे हॉस्टल का ही खाए, अलग अलग ना हो, हेट्रोजेनिटी ना हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। तो ये होमोजेनिटी की जो रिसर्च होती है उनकी वैल्यू होती है हमेशा, ऑलवेज वैल्यू। और हेट्रोजेनिटी की कोई जर्नल, अच्छी जर्नल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी भी।
क्योंकि उनको पता है भैया अब उसका तो कंफाउंडिंग इतने सारे हैं, तो हम कंक्लूजन कैसे दे दें इसको, है ना। और पहले ही वैसे ही हम 50 100 200 सैंपल साइज लेते हैं, ये अपने आप में बहुत कम है। और उसके बावजूद भी इतना 50 100 200 हमने लोग लिए हैं, उसमें भी हेट्रोजेनिटी है। तो क्या जनरलाइज आप करोड़ों लोगों पे कैसे कर दोगे उस डेटा को, नहीं कर सकते ना। चाहे सैंपल साइज कम रखो, 20 रखो, 30 रखो, 40 रखो, बट इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना डॉक्टर दीपेश्वर सर के साथ में। मैं सर की कितनी तारीफ क्यों करता हूँ, छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा लैब का मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे। हम FNIRS डेटा में ले रहा था, गायत्री मंत्र पे हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे गायत्री मंत्र के। तो क्या था कि लगभग 13-14 सैंपल्स का हम कर चुके थे, और एक खाली सेटअप करने में आधा घंटा लगे, ठीक है, और चांटिंग के दौरान आधा घंटा लगे। लगभग एक बच्चे के ऊपर हमारा 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है, एक सैंपल के ऊपर, ठीक है। तो भाई पहली बात तो भैया सैंपल ही बड़ी मुश्किल से मिले, लाओ भी पकड़ पकड़ के, ठीक है। मुश्किल से लाया, बाहर से बेंगलोर से मनाया किसी को, ठीक है, ले आए। हाँ जी, उसको वो कंट्रोल ग्रुप को लेके आया था, गायत्री मंत्र का हमने ले लिया था, तो उसको पोएम चैंटिंग करनी थी। हमने एक्टिव कंट्रोल के लिए पोएम चैंटिंग हमने टास्क दिया उसको। अब जो दूसरा बच्चा है, वो एक बच्चा बीच में घबरा गया, क्योंकि लैब में अंदर लाइट अंधेरा हो गया। एक मिनट के लिए, भैया भैया मुझे डर लग रहा है, ठीक है। मैं अंदर गया, उसको समझाया, समझा के फिर बोला अब ठीक है, मैं आप कंटिन्यू करो। अब उसकी 1 मिनट जब मैंने दीपेश सर को बोला कि सर बीच में मैंने ना 10 सेकंड के लिए लाइट ऑन की थी, सर का क्या आंसर था, आप सरप्राइज रह जाओगे, कैंसिल, पूरा सैंपल कैंसिल। पूरे दिन सुबह से शाम तक मैं जो मेहनत कर रहा था पूरी कैंसिल। एक बार तो बहुत गुस्सा है मेरे को, सर ये क्या 1 मिनट में क्या होता है। लेकिन जब आप न्यूरो साइंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 1 मिनट का 1 सेकंड की भी वैल्यू होती है। वो कंफाउंडिंग हो गया ना, लाइट का इफेक्ट, मेरा बात करने का वो डिस्ट्रैक्ट हो गया ना वो बच्चा, जिस फोकस पे हम जा रहे थे चैंटिंग से, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब वापस उस ट्रैक पे आने के लिए टाइम लगेगा। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे एकदम से बच्चा कोई एक्स्ट्रा माइक खोल करके डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो दोबारा मुझे इसी फ्लो में आने में शायद टाइम लग सकता है, ठीक इसी तरीके से। तो यही चीज होती है होमोजेनिटी में। प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा चैलेंज मिलेंगे जब आप प्रैक्टिकल डेटा करने जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही कर देते हैं, उनकी कोई रिसर्च में कोई वैल्यू नहीं है। आपको रिसर्च में कभी आना भी नहीं चाहिए। जो लोग ऐसे छेड़खानी करते हैं उसको अनएथिकल बोलते हैं। उससे अच्छा आप रिसर्च मत करो, हम का एक थप्पा बन रहे हो समाज के ऊपर अब, ठीक है। ओके, हाँ ज्योति मैडम कुछ बोलना चाह रही है। सर अनएथिकल कंट्रोल कैसे होगा रिसर्च में? मींस हम जब रिसर्च थीसिस रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने जिस ग्रुप पे काम किया है, क्या उनका रिप्रेजेंटेशन और उनके साथ भी कोई इंटरेक्शन होता है, या वो केवल हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है? हो भी सकता है, डिपेंड ऑन, उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई जर्नल्स ना डेटा मांग लेती हैं, बहुत सारी जर्नल्स आजकल ऐसा हो रहा है। जो अच्छी लेवल की जो जर्नल्स होती है ना, वो डेटा मांगती है फिर उन डेटा से वो क्रॉस चेक भी कि कर सकते हैं? हाँ वो डेटा चेक करते हैं बहुत सारे लोग। एक था, एक पता नहीं ऐसा का था, कौन था, एक आदमी ना बहुत हर साल के अंदर ना 30-40 पेपर पब्लिश कर रहा था हर साल। तो कई जर्नल्स वालों को डाउट हुआ ये ऐसा करता कहाँ से, इतना डेटा आता कहाँ से इसके पास। प्रैक्टिकल तो ये तो एक इम्पॉसिबल की तरह सा लगती है चीजें। बाद में देखा वो ऐसे ही गोला माली कर रहा था, उसका डेटा वहां लगा दिया, उसका वहां लगा दिया, ऐसे जोड़ा जोड़ी करके वो चीजें कर रहा था, और वो आदमी ब्लैक लिस्ट में चला गया। अब वो लाइफ में रिसर्च में कभी नहीं आ सकता, ना किसी यूनिवर्सिटी में वो जॉब कर सकता है वो आदमी। ब्लैक लिस्ट की लिस्ट में एक बार किसी नाम के आगे टैग लग गया ना, वो लाइफ टाइम तक नहीं हटता रिसर्च में कभी भी। इसलिए कभी भी अनएथिकल काम मत करो।
फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। वो अपने आप को भी धोखा देना हो और सोसाइटी को तो आप धोखा दे ही रहे हो एक तरीके से। वो काम कभी मत करो रिसर्च में, ठीक है। सर ऐसा कुछ रहता होगा ना कि जनरल के उनने डाटा मांगा और हमने दे दिया डेटा, तो उनके साथ भी जैसे आपने कंसोर्ट फॉर्म भरवा रखा है कि कोई इधर से उधर नहीं करेगा किसी दूसरी की चीजों को, तो हम उनको पब्लिकेशन के लिए दे रहे हैं डेटा उनने मांगा, तो वो हमारा सेफ रहेगा, इसका कुछ रहता होगा ना? वो अरे जर्नल्स क्या करेगी, उनके पास तो आपकी तरह हजारों डेली आते हैं। अब आपकी सिनोप्सिस का मैं क्या कर लूंगा? वही चीज जनरल होगी एक में तरीके से। बैठे मेरे पास इसमें जब ऑलरेडी हम इतने जर्नल चीजें। लोग भी तो जब रहते हैं जनरल में। नहीं वो तो सिक्योर होता है, वो पॉलिसी रहती है, सब लीगल रहता है, ISSN नंबर रहता है जर्नल्स के, उसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें जब हम जमा करते हैं ना, तो उनके भी कमेटी होती है, वो उनको भेजते हैं आगे, वो चेक करते हैं, फिर उसमें क्या कमी होती है फिर वो हमको रिप्लाई करते हैं। उसमें 6 महीने की प्रोसेस लगती है, इतना आसान नहीं है जर्नल में देना। फिर वो उसको करेक्शन कराते हैं, फिर वापस से जाता है, फिर वो चेक करते हैं। ये जैसे हमारी पूरी थीसिस चेक होती है ना, कि जो हमारा सुपरवाइजर होता है वो 2 लोगों को आगे भेजेगा, फिर वो चेक करके भेजेंगे। दिस इज द सेम प्रोसेस, पीयर रिव्यू वगैरह सब होता है। ठीक है जी, ओके इसको पीयर रिव्यू बोलते हैं रिसर्च के टेक्नोलॉजी में। कि ओके जैसे भी गिरिराज सर ने अपनी सिनॉप्सिस मुझे दिया, ठीक है। अब मैंने वो आगे अलग अलग 3 रिसर्चर्स को सेंड किया, उन्होंने अपने कमेंट दिए। अब गिरिराज सर के पास वो कमेंट गए, अब वो उनको इम्प्रूव करेंगे, फिर वो वापस भेजेंगे, फिर उनको चेक कराया जाएगा, उनकी प्रेजेंटेशन होगी। ये बहुत बड़ा टाइम, इन चीजों में टाइम लगता है। और तभी क्वालिटी भी तभी आती है। ऐसे क्वालिटी नहीं आती बिना कमेंट्स की। कोई आदमी कभी परफेक्ट नहीं हो, ना मैं परफेक्ट हूँ ना सर परफेक्ट है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमें एक दूसरे के सजेशन चाहिए ही होते हैं, एक्सपर्ट्स के सजेशंस। जी सर। ठीक है, इसलिए हमेशा ग्रुप में काम करना चाहिए, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। सारी चीजें शेयर मत करो, लेकिन डिस्कस जरूर करना चाहिए। क्या पता कौन दोस्त कब आपको कुछ अच्छा पॉइंट बता दे, है ना। शेयरिंग में हम मेन पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक हमारे पास जो हर इंसान की अलग खूबी होती है, राइटिंग, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पे काम कर रहा हूँ, कर लो काम, आपकी बनता है तो क्या मेरा क्या बिगड़ जाएगा, कर लो। कुछ नहीं जाना ना, लोग पता नहीं, बहुत सारे लोग बताते नहीं वो टॉपिक काम क्या कर रहे हैं। तो वो छोटी थिंकिंग को निकाल दो और कुछ बड़ा सोचो, ठीक है, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, वो क्वेश्चनर्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो आप हमेशा कुछ ना कुछ रखो, ताकि इससे होमोजेनिटी आएगी डेटा में, तभी प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा आपको। अब बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे भी क्राइटेरिया होते हैं, BMI का क्राइटेरिया होता है कि हम इतने वेट वाले ही लेंगे, इतनी हाइट वाले ही लेंगे। वो एज ग्रुप का इंक्लूजन एक्सक्लूजन में चला ही जाता है अपने आप से वो, ठीक है। या फिर इतने मेंटल हेल्थ टॉर्चर वाले लेंगे, या इतने इंटेलिजेंट बच्चों को लेंगे। वो चीज अगर आप रखते हो सिलेक्शन क्राइटेरिया में, वो और भी ज्यादा आपको होमोजेनिटी लेके आती है डेटा में। इससे सैंपल साइज जरूर कम हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी वाला बचेगा आपके पास। वो भीड़ निकल जाएगी, क्रीम रह जाएगी। वो क्रीम ही एक्चुअल में रिजल्ट देती है। तो सैम्पलिंग मेथड आपको क्लियर होना चाहिए कि सैम्पलिंग में, और इनको ना ग्राफ की तरह इसको पूरा सजाना है आपको, कि इतना इतना सैंपल साइज था, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को हमने योगा ग्रुप दिया, दूसरों को हमने कंट्रोल ग्रुप में रखा, ठीक है, इसको इतने दिन इंटरवेंशन इसको दिया। पीको बोलते हैं ये क्या सर? सारी चीजें आपको, क्या जी? इस जो डायग्राम होता है, इसका कुछ वर्ड होता है ना, एक कंसोर डायग्राम कंसोर डायग्राम बोलते हैं। मैंने भी, जो आप लोगों को मैंने मॉड्यूल बनाया था उसमें मैंने मेंशन किया था, आपने ध्यान दिया तो वहां पे ये चीज, ये होना चाहिए। वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज से कई बार ग्राफ ना बहुत इजी कर देती है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो इनका हेल्प लेना चाहिए आपको ग्राफ्स का, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए इंक्लूजन एक्सक्लूजन की। सेम चीज है जैसे कि अब आप कोई भी, जैसे कि मान लो कि मैं GDB का डेटा ले रहा हूँ, गैस डिस्चार्ज विजुलाइजेशन, जिससे हम बॉडी अलाइनमेंट चेक करते हैं। अब आपको पता होगा कि उसके अंदर जो है भैया फिंगर्स यूज करेंगे। अब किसी के अंदर फिंगर कौन है, तो वो उसका तो डेटा खराब हो गया ना।
किसी की उंगली कटी हुई है या उंगली ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज आपको पहले ही पता होनी चाहिए कि आपके मेजरमेंट स्केल क्या है। उन मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन तैयार हो जाएगा अपने आप से। आपका मान लेते हैं आपका विजुअल टास्क ले रहे हो, स्क्रीन पे आप कोई टास्क दे रहे हो, एनबैक दे रहे हो या कोर्सी ब्लॉक दे रहे हो, ठीक है, स्ट्रोक टास्क दे रहे हो। अब उसको आंखों की दिक्कत है, उसको दिख ही नहीं रहा ठीक से स्क्रीन, तो टास्क क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें आपको जरूर सोचनी चाहिए। वो बच्चों को प्रॉब्लम क्या है? 100 बच्चे होंगे ना तो मुश्किल से 20 बच्चे आपके लायक होंगे, मुश्किल से। ठीक है। और दूसरा जो है, कभी कभी जैसे कि मान ले मैंने अभी बताया, और एक्चुअल होता ही ऐसा है, 100 में से 20 बच्चे ही काम के होते हैं, बाकी बच्चों में कुछ ना कुछ कमियां होती है, वो डेटा को खराब करते हैं और उनको बाद में निकालना पड़ता है। उससे अच्छा पहले निकाल दो, नहीं तो आपके 3 महीने 4 महीने सारी मेहनत खराब जाएगी। फिर उससे पहले ही बाहर कर दो उन बच्चों को। तो आप पीसीज में भी कर सकते हो रिसर्च। मान लो कि एक सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 20 बच्चों को ले लिया पहले 6 महीने में, फिर अगले 6 महीने में अगले 20 बच्चों को भी ले लिया, तो 40 सैंपल साइज हो गया। अगले 6 महीने में अगले 20 बच्चों को ले लिया। तो अक्सर अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को में इसी फॉर्मूले को अपनाया जाता है, क्योंकि सबको पता है भैया एक साथ इतने सारे सैंपल एक ही जगह पे पॉसिबल नहीं होते, इसलिए पीसीज में फिर वो सैंपल को बढ़ाया जाता है। कि तो देखो, अगर हमने देखो पीसीस में किया तो ये हमारा 1.5 साल में हो गया ना हमारा डेटा कलेक्शन, क्योंकि एक सेमेस्टर 6 महीने का है, तो 1.5 साल में हमारे पास 60 बच्चे हो गए। और प्रैक्टिकली इसी तरीके से होती है रिसर्च। जब टॉपिक डीप होता है तो ऐसे पीसीज में करना पड़ता है हमें बच्चों को। इंटरवेंशन आपकी 3 महीने की है, 1 महीने की है, लेकिन बच्चों के एग्जाम हैं, ये चीजें हैं, तो आपको 6 महीने पूरा सेमेस्टर खराब हो जाएगा। तो 3 महीने की इंटरवेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको डेटा कलेक्शन में 1.5 साल 2 साल लग गया। लगता है, सबको लगता है, लेकिन बोला जाएगा 3 ही महीने का, 2.5 साल नहीं बोला जाएगा, 3 ही महीने इंटरवेंशन थे। आगे आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, जो आपके, हाँ, ये बहुत बड़ी गलती करती है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपको डायबिटीज ले रहे हैं तो आपको पेनक्रियाज की सेलुलर लेवल तक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसी तरीके से जो आप टूल ले रहे हो उस टूल की भी नॉलेज आपको बहुत डीप होनी चाहिए। कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है, और क्या क्या उससे आउटकम क्या क्या निकलने वाले हैं उस टूल से, उन सब चीज को आपको पता होना चाहिए। बहुत डीपली पता होना चाहिए आपको, गहराई में। ठीक है। कितने वेरिएबल्स हैं, और दूसरा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कम से कम एक जरूर अपना जो है, जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर जरूर रखना। सब्जेक्टिव पैरामीटर पे पीएचडी नहीं होती, बाद में प्रॉब्लम फेस करोगे आप फाइनल डिफेंस के टाइम। एक बार मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, हमारी सीनियर है इस व्यसन में और 6th ईयर में है वो, डिफेंस में कैंसिल कर दिया उसका प्रेजेंटेशन। मतलब कि उसने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया, पेपर भी पब्लिश हो गया 1-2 उसका, फाइनल डिफेंस में आई। फाइनल डिफेंस क्या होता है कि लास्ट प्रेजेंटेशन होती है, वो प्रेजेंटेशन दिया और पीएचडी कंप्लीट। फाइनल डिफेंस में आके उसको कैंसिल कर दिया, बोले दोबारा करो जाके। क्यों? ऑब्जेक्टिव पैरामीटर नहीं था उसका, खाली क्वेश्चनर पे पीएचडी करने जा रही थी। ऐसे में तो कैंसिल कर देंगे, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो ऐसे प्लानिंग कर रहा है बाहर की यूनिवर्सिटीज का मैं कह नहीं सकता हूँ वो अलाउड करेंगे नहीं अलाउड करेंगे। तो कम से कम 1 या 2
आपका ऑब्जेक्टिव पैरामीटर, ऑब्जेक्टिव मतलब कि जो टूल हो, जैसे ईसीजी है, ईईजी है, ब्लड सैंपलिंग है, बीपी मशीन है, चाहे वो छोटा ही टूल क्यों ना हो, लेकिन एक तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उससे एक ना वेटेज बढ़ता है आपकी स्टडी का। खाली क्वेश्चनर पे कभी मत सोचो। उस लड़की का कैंसिल हो चुका है, बहुत बड़ा, पूरी पीएचडी कैंसिल हो गई उसकी। और उसकी गलती क्या थी? कोविड से पहले उसने सब चीजें बताई, कोविड में उसने रिसर्च कर डाली और एक्सक्यूज दे डाला, अपने आप ही एजम्पशंस कर डाले, कोविड का मैं बहाना लगा दूंगी कि ये चीज नहीं थी और मेरी हो जाएगी, और ये किसी की नहीं सुनती है, कैंसिल कर दी उसकी। तो अपने आप से एजम्पशंस मत लगाओ, ये बहाना दे दूंगी, ये बहाना दे देंगे, हमारा काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। कम से कम एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर जरूर होना चाहिए आपकी स्टडी के अंदर, और जितने ज्यादा हो उतने ज्यादा अच्छा है मेजरमेंट स्केल्स। ओके, एक को आप क्वेश्चनर से बता रहे हो, स्ट्रेस डिप्रेशन को आप ईसीजी से बता रहे हो, और स्ट्रेस डिप्रेशन को आप ब्लड से बता रहे हो, तो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी उस चीज की। अब ब्लड सैंपलिंग भी बता रही है कि दैट पर्सन इज डिप्रेस, ईसीजी भी बता रही है ही इज इन डिप्रेस, क्वेश्चनर भी बता रहे हैं कि ये डिप्रेस है, तो उसकी क्वालिटी कितनी बढ़ गई आपकी स्टडी की। तीनों के तीनों पैरामीटर बता रहे हैं कि भैया ये पर्सन तो डिप्रेशन में है, और इस पर्सन को डिप्रेशन से बेनिफिट मिला है, तो ज्यादा वेरिएबल लेने का ये बेनिफिट होता है। इसलिए मेजरमेंट थोड़े ज्यादा ही रखो तो अच्छा रहता है, बट ये भी ध्यान रखो उनकी प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए आपको। बिना नॉलेज के कोई मेजरमेंट ले लिया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अक्सर लोग ईसीजी, ईईजी, ठीक है, सेल बायोलॉजी के भी जो बायोमार्कर्स होते हैं, बड़ी हवा हवा में ले तो लेते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम फिर वो आएगा ना, सेल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, डीएनए, आरएनए, इनकी मैकेनिज्म, वो चीज जब वो पढ़ने की बारी आती है फिर फेल हो जाते हैं। तो ये चैलेंज है। मैं आपको, आज का मेरा टारगेट ही है कि आपको मैं चैलेंज बताऊं, ताकि आप ध्यान रखो उन चैलेंज को आपकी स्टडी में सिलेक्ट करने से पहले। अब आते हैं इंटरवेंशन के ऊपर। अब इंटरवेंशन में दो चीजें होंगी, या तो आपने फिक्स पहले से डिसाइड कर ली है कि सूर्य नमस्कार लोगे, भ्रामरी लोगे, भस्त्रिका लोगे, या फिर आप कोई मॉड्यूल ले रहे हो। वो मॉड्यूल या तो आपने डेवलप किया है या किसी और को फॉलो कर रहे हो आप, कोई चीज होगी। हमेशा ध्यान रखो उसको ग्राफिक टेबलर फॉर्म में उसको डिफाइन करना है आपको। टेबल्स में डिसाइड करना है, मतलब कि पहली टेबल में, कॉलम में एक्सरसाइज का नाम, दूसरी कॉलेज में उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार दिया जाएगी या फिर उनका टाइम, और बाद में टोटल टाइम। मान लो कपाल भाती है तो यहाँ पे मेंशन करो कि कपाल भाती भी कई टाइप का होता है। 30 टाइम्स 30 स्ट्रोक्स करने हैं, 60 स्ट्रोक्स करने हैं, 120 स्ट्रोक करने हैं, कौन से वाला कपाल भाती आप ले रहे हो। यू हैव टू बी क्लियर एंड यू हैव टू क्लियरली मेंशन इन द टेबल कौन से टाइप का आप ले रहे हो। यहाँ पे कितनी देर करेगा वो, 5 मिनट करेगा, 10 मिनट करेगा, 1 मिनट करेगा। एवरीथिंग शुड बी क्लियरली मेंशन इन द टेबल। ध्यान रखिए इस चीज का। ये चीजें अक्सर बच्चे इन चीजों को इग्नोर करते हैं। ब्रीफ समरी, उन्हीं चीजों को फिर आपको एक वर्ड्स में लिखना होता है, उन्हीं चीजों को। कितनी देर की दिन आपकी स्टडी चलने वाली है, यू हैव टू बी प्रॉपर नॉलेज अबाउट दैट। अभी मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, आप 3 महीने की आपकी इंटरवेंशन है, लेकिन हो सकता है वो 3 महीने के इंटरवेंशन में आपको खाली डेटा कलेक्शन में 2 साल लग जाए। क्यों लगते हो, मैंने ऊपर एग्जांपल देके बता दिया है। एग्जाम आ गए, सेमेस्टर आ गया, ये हो गया, एक साथ बच्चे इतने नहीं मिले, योगा हॉल नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर इतना बड़ा कि एक साथ 200 लोग बच्चे कर सकते हैं, तो वहां पे 20 लोग ही कर सकते हैं, तो अपने आप ही फिर वो टाइम बढ़ जाएगा। तो एवरीथिंग हैव टू बी क्लियर। या हॉस्पिटल में जो है उन चीजों को, हॉस्पिटल के अलग चैलेंज होते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जाओ एक बार डिस्कस करो, हॉस्पिटल वालों से डिस्कस करो। वो चैलेंज, वहां के चैलेंज वही बता सकते हैं ना, हॉस्पिटल के क्या चैलेंज होते हैं।
इसलिए प्रैक्टिकली डिस्कस करना चाहिए। सोर्स ऑफ द जो स्टडी है उनसे मिलके वो बताएंगे स्कूल के बच्चों के चैलेंज क्या है, कॉलेज के बच्चों के, तो आप कॉलेज में हो, कॉलेज के तो आपको ज्यादा अपने आप ही पता है, खुद है, सेल्फ एक्सपीरियंस से। लेकिन फिर भी दूसरी फील्ड में जा रहे हो, आईटी में जा रहे हो, मैकेनिकल में जा रहे हो, मेडिकल में जा रहे हो, उनके आपको नहीं पता उनके चैलेंज क्या है। तो जाओ, मिलो, पूछो, बच्चों से भी पूछो, प्रोफेसर से भी पूछो, फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है उन बच्चों के अंदर। अब वहां की कैंटीन का खाना खराब है, सारे रिसर्च खराब कर देगी आपकी। अब कैंटीन के बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, कैंटीन भी इफेक्ट डाल सकती है, डालेगी इफेक्ट। ठीक है, ये सोचना है आपको अपनी स्टडी में। ये चीजें लिखने की नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए आपको। लिख दो तो और भी अच्छा है। कहाँ देनी है, किस टाइम देनी है, सुबह देनी है, शाम को देनी है, यही टाइम क्यों देनी है, और उनकी ड्रेस क्या है, किस ड्रेस में बच्चे परफॉर्म करेंगे। अक्सर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे को ऐसे योगा करवा देते हैं, तो आपको पता है कि बिना योगा मैट के बच्चे करेंगे तो वो अपने आप ही उनको रिजल्ट कम मिलेगा। अब वो खर्च कहाँ से आएगा, वो बजट कहाँ से मेंटेन होगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब स्कूल के बच्चों को ले रहे हो, अब स्कूल के बच्चे तो बेल्ट लगा के रखते हैं, अब वो आपके लिए स्पेशली लोअर टी शर्ट तो पहनने नहीं जाएंगे ना। तो उस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अगले उन शाम उनको एग्जाम भी है, 11 बजे उनकी एक इम्पोर्टेंट क्लास है, 10 से 11 क्लास होती है योगा की। तो फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगली क्लास का उनको डर है, वो टीचर बहुत डांटेगा। तो ये प्रैक्टिकल चैलेंज आते हैं, तो पहले से ध्यान रखो इन चीजों के बारे में। कंफाउंडिंग वेरी वेरी, मैं जो जितनी सारी चीजें बता रहा हूं ना, ये तो कंफाउंडिंग ही है सारी चीजें। उन सारी चीजों की लिस्ट बना के लिखो, चाहे अपनी रफ कॉपी में लिखो, लेकिन लिखो। और उन चीजों को खाली अपने ऊपर ट्रेस मत करो, एक दो लोगों से डिस्कस करो, भाई और बताओ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इन बच्चों को, और क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं, आपस में डिस्कस करो अपने दोस्तों से, फिर रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। डिस्कस करना चाहिए, जितना मंथन होती है ना चीजें, उतना घी ज्यादा निकलता है लस्सी में से। जितना कम मंथन करोगे उतना घी कम निकलेगा। और मंथन ही होता है सोच विचार करना, डिस्कशन करना। और जितना हम अपने दोस्तों से सीखते हैं ना, कई लोगों की क्या थ्योरी है ना, ये तो मेरा क्लासमेट है, ये तो मेरा जूनियर है, ये मुझे क्या बताएगा। कई लोगों की थ्योरी होती है ऐसी, ये गलत थ्योरी है। बहुत बार जूनियर्स को ज्यादा पता होता है, सीनियर्स को नहीं पता होता, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं ऐसे। तो वो थ्योरी आप निकाल दो कि जूनियर मेरी क्या हेल्प करेगा। जूनियर को अपना एक्सपीरियंस है, और सीनियर्स को अपना एक्सपीरियंस है, गर्ल्स का अपना एक्सपीरियंस है, बॉयज का अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपनी स्टडी का बता रहा हूं, तो वो मुझे डिस्कस करने से फायदा हुआ अपनी स्टडी में। तो जैसे मैं नर्सिंग के बच्चे ले रहा हूँ, अब नर्सिंग में तो सारी गर्ल्स ही हैं, बॉयज तो हैं ही नहीं, हैं तो 5-10% ही हैं बॉयज। तो एक चीज तो क्लियरिटी होगी भैया, बॉयज तो मुझे लेने ही नहीं है, नहीं तो मेरा हेट्रोजेनेटी डेटा बना देंगे लास्ट में। अब फिर मैंने पूछा, फिर मैंने एक लड़की को बुलाया, मैं ये बताओ लड़की, अब लड़की है यहाँ पे, अब लड़कियों की अपनी प्रॉब्लम्स होंगी। अब भैया बॉयज हैं 10%, गर्ल्स है 90%, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होंगी गर्ल्स में। फिर वहां पे फिर उस लड़की ने खुल के बताया कि भैया ये गर्ल्स की ये प्रॉब्लम्स होती हैं। जब बॉयज या गर्ल्स की जो डेटा हेट्रोजेनिटी होती है ना, तो उसमें अलग चैलेंज होते हैं। गर्ल्स ज्यादा है उसके अलग प्रॉब्लम्स होती हैं।
गर्ल्स कम है उसके अलग प्रॉब्लम्स होती है। तो ये चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आप डिस्कस करोगे, और आपकी पॉपुलेशन गर्ल्स है तो आपको गर्ल्स से ही डिस्कस करना चाहिए। वो गर्ल्स ही ज्यादा बेटर बता पाएंगी उस चीज को कि गर्ल्स को और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बॉयज को और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो बॉयज ही बता पाएगा, गर्ल नहीं बता पाएंगी वो चीजें। हाउस वाइफ जो मैरिड हैं वो मैरिड ही बता पाएगा उन चीजों को, अनमैरिड वाला नहीं बता पाएगा उन चीजों में क्या प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए उनसे डिस्कस करना बहुत जरूरी है आप सब लोगों को। बस 2 पॉइंट रह गए, हम क्लास को ओवर कर रहे हैं उसके बाद। मेजरमेंट मेथड एंड टोटल टाइम, ये मैंने ऊपर इनडायरेक्टली कवर कर दिया है कि किस तरीके से आप, जैसे इसको मेरे लिए बड़ा चैलेंज है ये। अब ईसीजी जो हम यूज करते हैं भैया, अब मैंने तो ले लिया भाई, चलो मैं ईसीजी ले रहा हूँ, लेकिन ईसीजी की भैया आप यूज कैसे करूँ? पॉपुलेशन सारी की सारी मेरी तो गर्ल्स हैं, फंस गया भैया। अब मैं तो डेटा ले नहीं सकता क्योंकि मैं तो जेंट्स हूँ, है ना। देखो प्रैक्टिकल चैलेंज है ये चीज, और बड़ी हो तो समझ भी जाए, बैचलर वाले तो वैसे भी ज्यादा हेजिटेट करती है। मैं अपना एक पुरानी स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी। जब मैं खुद बैचलर में था तो मैक्स हॉस्पिटल से कुछ लड़कियां आई डेटा लेने के लिए हमारे मंदिर में। मैं मंदिर में योगा कराता था दिल्ली में। तो जी ठीक है जी आ जाओ, आपका ईसीजी लेंगे। मैंने तो कभी ईसीजी दिया ही नहीं आज तक। तो मेरे को कमरे में बंद कर दिया, बोल दे कपड़े निकालो। मैं भाई ये क्या बोल बात कर रही है, मेरे को कपड़े निकाल दो। तो बोले हम डॉक्टर हैं शर्मा मोहम्मद, और सारी लड़कियां भाई 20-22 उम्र की, 20-22-25 साल की। मेरी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई, फर्स्ट टाइम गर्ल्स के सामने मैंने टी शर्ट उतारी तो हार्ट बीट ऐसे हो गई। उन्होंने मेरा 4 बार ईसीजी लिया और बोले कि सर आपको ना कुछ हार्ट की बहुत बड़ा फेलियर होने वाला है, आप एडमिट हो जाओ हॉस्पिटल में। अब आप ये बताओ क्या सच में मेरे को प्रॉब्लम थी तो हुई, तो ये डेटा खराब हुआ क्यों मेरा? बताओ जरा सोच के। ईसीजी तो मशीन भी सही थी, डॉक्टर सर भी डर सही के थे, कारण। और पेशेंट स्कूल में नहीं पढ़े आप सर? डर के कारण। मतलब कि ये प्रैक्टिकल चैलेंज होना चाहिए आपको, अनकंफर्टेबल। मैं वहां पे कंफर्ट नहीं फील कर रहा था गर्ल्स के साथ में, इसलिए मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ गई वहां पे। तो यू हैव टू बी क्लियर इन योर रिसर्च कि आप जिन लोगों का डेटा लेने वाले हो वो लोग किनके साथ कंफर्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। आपकी रिसर्च है, अगर वो कंफर्ट नहीं है तो सारे एफर्ट्स खराब हैं। जैसे उन्होंने मेरे को हार्ट फेलियर की बोल दी थी, मैं बोला देखो मेरे को कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग तो मेरे को एडमिट ही करके सर्जरी कर दोगे मेरी अभी के अभी। मुझे पता था मेरी प्रॉब्लम क्या है, कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, और बाहर गया 10 मिनट में बिल्कुल रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका डेटा अच्छा आ पाएगा। डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा एनालिसिस, हाँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सिनोप्सिस के लिए। डेटा एक्सट्रैक्शन तो इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस क्योंकि एनालिसिस हम नहीं बता सकते अभी। एक्सट्रैक्शन जो वेरिएबल्स की डिटेल्स पता है तो डेटा एक्सट्रैक्शन आपके लिए बहुत ईजी है। अब एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है? जैसे क्वेश्चनर आपने लिया है, क्वेश्चनर्स में उसका तो मान ले एक्सीलेंट है, उसके क्या स्कोरिंग होनी है, वेरी गुड की क्या स्कोरिंग होनी है, वो स्कोरिंग आपको पता होनी चाहिए। कई बार स्कोरिंग अप डाउन भी होती है, अलग अलग क्वेश्चनर्स के अलग अलग स्कीम्स होती है, जब पढ़ेंगे तो डिटेल पता चलेगी। सारे सिंपल फॉर्मेट में नहीं होते हैं। 20 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन असेंडिंग में स्कोर रही है और 10 की डिसेंडिंग में हो रही है, किसी की उल्टा पुल्टी हो रही है, बीच में भी हो रही है चीजें। वो जो क्वेश्चनर पे डिपेंड करती है उसका एक्सट्रैक्शन होगा कैसे। और ऑब्जेक्टिव पैरामीटर की बात करते हैं तो वो टूल के बारे में स्टडी करोगे तभी आपको पता चलेगा। और ऑब्जेक्टिव में तो ज्यादातर सॉफ्टवेयर ही बताते हैं, सॉफ्टवेयर के जरिए चीजें पता चलती है हमें। और एनालिसिस में तो सीधी सीधी एक लाइन आएगी भैया,
अगर हमारा डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। अगर हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करेंगे। फुल स्टॉप। इससे ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती। थोड़ा बहुत अगर और ज्यादा बात करें तो भैया पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या होती है, टी टेस्ट होता है, वहां पे एनोवा होता है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना टी टेस्ट क्या होता है। जब ज्यादा ग्रुप होते हैं तो एनोवा लिया जाता है, जब एक या दो ग्रुप होते हैं वहां पे टी टेस्ट लिया जाता है। ठीक है। अब जो है, अब इसके अलावा जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वहां पे विल्सन कॉक्सिन टेस्ट है, बहुत सारी टेस्ट चीजें होती हैं। तो वहां पे आप सीधा एक वर्ड दे सकते हो कि मैं ये यूज करूंगी और ये बात का काम है, इतना इनफ है। एक लाइन यहाँ पे रेफरेंस का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऑलवेज रिमेम्बर। आप मेरे को भी दिखाओगे, आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा कि कोई भी रिसर्चर हमेशा क्या देखता है, ये देखता है भैया इसने कितने रेफरेंस दिए। हमेशा कोई भी रिसर्चर क्यों ना हो, अच्छे रिसर्चर हमेशा देखता है रेफरेंस इंट्रोडक्शन में कितने रेफरेंस है, ठीक है, इंटरवेंशन में कितने रेफरेंस है, स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम में कितने रेफरेंस दिए, और वो रेफरेंसिंग स्टाइल क्या है। कई लोग मैनुअली करते हैं, तो मैनुअली मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। वो हाँ, वो हमने हमारी क्लास होनी थी मेंडले की, सर को कुछ आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इन्फेक्शन बिल्कुल लाल हो चुकी है सर की आंखें, वो नेक्स्ट वीक में सर की क्लास करवाएंगे। नहीं तो आप यूट्यूब पे और भी वीडियोज हैं, मेंडले, हाउ टू यूज मेंडले, हाउ टू यूज जोटेरो, जो भी आपको लेना है। ठीक है। एपीए फॉर्मेट कॉमन है इंडिया के अंदर एपीए का, वो हम यूज करते हैं स्टडी में। तो सॉफ्टवेयर से चीजें करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक जो फ्रेमिंग है ना आपकी सिनॉप्सिस की, फ्रेमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फ्रेमिंग जब बहुत अच्छी है तो कई बार अंदर की चीजें नहीं पढ़ी जाती, पढ़ता नहीं है, अरे फ्रेमिंग बड़ी अच्छी है इसकी, तो बड़ा अच्छा, अच्छे से टेबल बनाई है, अच्छे से ग्राफ बनाई है इसने अपनी स्टडी के अंदर, तो अच्छा होगा। ये फर्स्ट इंप्रेशन। और ग्राफ ही उल्टे पुल्टे बना रखे हैं, एरो यहाँ एरो ही टेढ़ी है उसकी, कईयों की होती है, एरो ही ऐसे टेढ़ी रख देते हैं, तो एक नेगेटिव है से यार इसको एरो नहीं रखने आनी, ये क्या करेगा, ऐसे रिजेक्ट हो जाती है उसकी सिनोप्सिस। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान रखना सब लोगों को। तो जो आज की क्लास थी हमारी चैलेंजेस की थी, कि रिसर्च में क्या क्या चैलेंज होते हैं, उसको कैसे हम फेस करें। ठीक है। तो अभी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछिए, इसके बाद हम क्लास को ओवर करते हैं। सर जैसे कंफाउंडिंग वेरिएबल आपने बताया, खाना वो कहाँ का खा रहे हैं, तो हम अपने इंटरवेंशन के दौरान क्या उसको खाने पे भी वो करेंगे कि हम उसको बताएं या हम ही खुद खिलाएं उसको अपने जो भी हमको आपका कमी एम मिल जाए ऑब्जेक्टिव पे जैसे। डिपेंड करता है मैम, आपके एम ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करती है चीजें। ओके। आपका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है सर। जैसे आपको, आप अगर मान लो डायबिटिक पेशेंट पे काम कर रही हो, पेशेंट्स पे काम कर रही हो, ध्यान दीजिए वर्ड्स पे मेरे। तो जब इस टाइप के जो कुछ क्रिटिकल चीजें होती है ना, वहां तो 100% आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो पीछे से आम खाता हो, चीकू खाता हो, पूरा रिजल्ट खराब कर देगा आपका वो। हाँ साक्षी जी बोलिए। साक्षी जी बोलिए, क्या बोल रहे हो। साक्षी जी की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, और किसी का डाउट है कोई। ठीक है। होप कि आपको आज के लेक्चर से कुछ नया मिला होगा, आशा रखता हूँ मैं ऐसा। तो हम अपना शांति पाठ कर लेते हैं। तो कौन सामने आएगा शांति पाठ के लिए। अदिति हाथ उठा रही है। चलो जी, आ जाओ जी। भैया मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी साक्षी जी बोलिए। हाँ जी भैया, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि हम लोगों ने जैसे स्ट्रेट रेट एंजाइटी से आया है क्वेश्चन आया है, और हमने मतलब पीएचडी में अपना वो उसको यूज करा है, तो हमें क्या परमिशन, जिन्होंने मतलब उसको इन्वेंट किया है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो तो ओपन है सबके लिए। हाँ ध्यान रखिए, अभी परसों ना एक प्रेजेंटेशन चल रही थी एसव्यासा में, मैंने वहां थोड़ा अटका दिया। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, उस बच्चे के साथ। उसने क्या किया,
GHQ ले लिया, जनरल हेल्थ क्वेश्चनर, और फाइनल डिफेंस दे रहा PhD का। तो मैं बोला, मेरी क्यूरियोसिटी जग गई कि यार GHQ तो मैं भी ले रहा हूँ अपनी स्टडी के अंदर, और मुझे लाइसेंस लेने का मेथड नहीं पता। तो मैंने कहा जी आपने स्टडी में GHQ लिया है, प्रेजेंटेशन के बाद क्वेश्चन पूछने का आंसर मिलता है ना, जैसे आप लोग प्रेजेंटेशन देते हो लास्ट में बच्चे क्वेश्चन पूछते, ऐसे ही फिर मुझे लास्ट में मौका मिला क्वेश्चन पूछने का। मैंने बोला कि सर GHQ का लाइसेंस आप मुझे गाइड कर दो, कैसे आपने लिया है। तो मुंह लटक गया उस पर्सन का, वहां पे गाइड भी डाउन हो गया। तो आपका फ्यूचर में ऐसे डाउन ना हो, उससे अच्छा है कि आप पहले से लाइसेंस ले लो। ठीक है, स्टाई एक दो चीजों की जो है ना, स्टाई है जैसे, ये लोग इग्नोरेंस होती है चीजें, स्टाई वालों ने बोल रखा है, लेकिन बहुत सारी PhD मैंने देखी है स्टाई पे होती हुई। प्रॉब्लम्स कहाँ आएगी ना, जर्नल्स में आएगी पब्लिकेशन के टाइम। आपको जब पब्लिकेशन करने जाओगे आप, तो अच्छी जर्नल लाइसेंस भी मांग लेती है, दिखाओ स्टाई का लाइसेंस दिखाओ, GHQ का लाइसेंस दिखाओ, फिर आपके सारे एफर्ट्स खराब हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर दूसरी जर्नल सिलेक्ट करोगे, क्या पता उसने भी मांग लिया तो फिर क्या करोगे। तो मतलब भैया वो मतलब ओपनली अवेलेबल नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से तो शायद ओपन ही है, स्टिल हमें लाइसेंस की जरूरत है। अरे उसका मैनुअल पढ़ो ना, फर्स्ट लाइन पे क्लियर लिखा हुआ है स्टाइल में, मैनुअल पढ़ो, फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है कॉपीराइट। और लगभग 10,000 रुपीज का है स्टाइल, 10 to 11,000 का। अच्छा, तो हमें उन्हें खरीदना पड़ेगा। अब आप देखो जी, मैंने तो दोनों तरीके बता दिए, लीगल चलना है, इलीगल चलना है, इलीगल भी बहुत चलते हैं, लीगल भी बहुत चलते हैं। चेंज नहीं, कर पर लो, इसमें तो जरूरी सर, है वो लेना, फ्री वाला ले लो, बहुत है फ्री की और भी। हाँ हाँ इसमें काफी ऐसे फ्री भी होते हैं, पर आपको ये भी देखना है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी है, तो वो शायद फ्री भी ना हो। और दूसरा कहीं हाँ, ऐसे है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी है, पर फिर भी परमिशन लेनी होती है। जैसे मेरा एक क्वेश्चनर है, मुझे बारबरा विक्टरी से परमिशन लेनी पड़ी, फ्री मिला मुझे, पर मेल डाल के मैंने ऑफिशियली परमिशन लेके यूज करने वाली हूँ। मतलब नहीं तो वो मतलब एथिकल नहीं माना जाएगा। और बहुत सारी चीजें क्या होती है ना, कि स्टूडेंट्स को ना हाफ 50% रेट में या फ्री में मिल जाती हैं। आप जब उनको प्रपोज करते हो कि आई एम PhD स्कॉलर, आई एम डूइंग रिसर्च, सो आई कैन नॉट अफोर्ड, सो प्लीज प्रोवाइड मी फ्री, बहुत सारे क्वेश्चनर्स, बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाती है लाइसेंस स्टूडेंट्स को। उनको मेल डालो, वो ऑथेंटिक तरीका है जाने का, इलीगल तरीका मैं कभी नहीं सजेस्ट करूंगा। ओके भैया। हम्म, ठीक है, आइए जी, अदिति जी सामने आइए और शांति पाठ करेंगे इसको। जी भैया। हम्म। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठे, आंखें बंद, दोनों हाथ गोद में। ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। धीरे से दोनों हाथ को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे, धीरे से आंखों को खोल लेंगे। प्रणाम सभी को। प्रणाम जी। और एक और इम्पोर्टेंट, कल की क्लास में कंफर्म करूंगा, कल मैं सिनोप्सिस चेक करूंगा सब लोगों की दोबारा से, कि आप लोगों ने सिनोप्सिस वर्क कहाँ तक पहुंचा सब लोगों का। ठीक है, वैसे अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि कल का लेक्चर स्पेशल होगा कि नहीं होगा। आज का भी कोई लेक्चर नहीं था,